कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बाली अवस्था पर धान में लगने वाले कीटों का नियंत्रण, मछलियों की बढ़वार में अवरोध पैदा करने वाली समस्याओं का समाधान, ब्रॉयलर मुर्गियों के पालन पर जानकारी, धान की अधिकतर फसलें इस समय बालियां निकलने की अवस्था पर हैं और इस अवस्था पर कुछ कीट फसल को भारी क्षति पहुंचाते हैं। इसीलिए इस समय इनके नियंत्रण की कौन कौन सी विधि अपनाएं, जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर हेम सिंह से। तो वैसे तो किसान भाई धान में बहुत सारे कीट लगते हैं, लेकिन जो इस समय मुख्य समय है, इस समय जो बाली निकल रही है तो इस समय एक तो तनावेदक लगता है, तो इस टाइम बोरा तनावेदक लग जाता है तो ये बाली जहाँ से बनती है वहाँ से नीचे से इसकी सूढ़ी गोब में पाई जाती है, गोब को काट देती है, इससे जो बाली है वो सूख जाती है और उसमें दाने खाली रह जाते हैं और उसे हम खींचते हैं तो वो आसानी से खिंच जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए किसान भाई हमारे जो ट्राइको कार्ड है 4 से 5 कार्ड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाएं तो उससे इस कीट की रोकथाम की जा सकती है। जो किसान भाई हमारे इस कीट की रोकथाम के लिए इंसेक्टिसाइड डालना चाहते हैं तो उसमें एमिडाक्लोप्रिड नामक दवा को 200 से 300 ml दवा लेकर 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें तो उससे भी इस कीट के नियंत्रण किया जा सकता है। और जो बालियां सूखी हुई हैं उन्हें किसान भाई तोड़कर कहीं गड्ढा खोद के एक साइड में और उसे गड्ढे में दबा दें, जिससे कि वहाँ से जो वयस्क कीट है निकल के और अंडे ना दे। यदि वो और अंडे देगा तो 150 से 200 अंडे तक देता है तो 200 नए कीड़े बनेंगे, जिससे कि और भी बालियों को हानि पहुंचाएगा। दूसरा इसमें एक कीट और लगा हुआ है जो पत्ती लपेटक कीट है। उसमें सूढ़ी जो है पत्ती को लपेट लेती है और अंदर ही अंदर उसका जो हरा पदार्थ है उसे खा जाती है। हरे पदार्थ को खाने के बाद उससे ये होता है कि जो क्लोरोफिल अंदर से खत्म हो जाता है तो पत्तियां भोजन पर्याप्त नहीं बन पाता, जिससे भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचती है। तो इस कीट की रोकथाम के लिए भी हम ट्राइको कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। 4 से 5 कार्ड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7-8 दिन के अंतराल पर 6 से 7 बार लगाने पर इस कीट से प्रबंधन किया जा सकता है। इस कीट का प्रबंधन करके भी हमारे किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। एक और कीट है, बाली निकल रही है, बालियों में इस समय दूध बनना है तो एक राइस गंधी बग, एक रस चूसने वाला कीट लगता है जो हमारे किसान भाई जानते भी हैं। एक जब खेत की तरफ जाते हैं तो एक विशेष तरह की गंध आती है और राइस गंधी बग जो मिल्की स्टेज है उसका दूध चूस लेते हैं तो दाने खाली रह जाते हैं और काले भी हो जाते हैं, सफ़ेद भी दिखाई देते हैं। तो इस कीट की रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई कोई भी मेलाथियान डस्ट आती है उसे 5% मेलाथियान डस्ट को 10 से 15 किलोग्राम मात्रा लेके बुरकाव करें तो इस कीट का भी प्रबंधन किया जा सकता है। यदि देसी तरीके से प्रबंधन करना चाहते हैं तो किसान भाई हमारे 1 किलोग्राम लहसुन लें और उसे खूब बारीक पीसकर 2 से 3 लीटर पानी में भिगो के रात भर रख दें और उस पानी को फिर छान के 200 लीटर पानी में मिला के और स्प्रे कर दें तो इससे भी हम इस कीट का बचाव किया जा सकता है। एक और कीट लगता है इसमें, ग्रासहॉपर, जो धान का टिड्डा है। टिड्डा हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये पत्तियां भी खाता है और कभी कभी तने को जब ज़्यादा मात्रा में लग जाता है तो ये नुकसान पहुंचाता है।
तो किसान भाई हमारे जो हैं ये हमारी मेलाथियन डस्ट ले लें, उसे डस्ट का बुरकाव करें तो भी इस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें एक कीट की समस्या और आती है धान में, जो हरा सफ़ेद फुदके लगते हैं 2-3। तो जो फुदका लगता है तो वो पत्तियों से तने से रस चूसता है। रस चूस कर जो पौधे हैं, रस चूसने से पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं और ऊपर से पत्तियाँ सूखनी शुरू हो जाती हैं। पहले जगह जगह दिखाई देते हैं और जब बहुत ज़्यादा होता है तो पूरा का पूरा खेत भी सूख सकता है। तो इसके लिए जो कार्टाफाइडा क्लोराइड नामक एक दवा है, उस दवा को लेके 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें तो उस कीट का भी प्रबंधन किया जा सकता है। यदि किसान भाई इस तरह से इन कीटों को प्रबंधन करके और खेती को करेंगे तो मुझे आशा है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मछलियों की बढ़वार में अवरोध पैदा करने वाली समस्याओं का समाधान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मछली पालन की यदि बात की जाए तो जुलाई अगस्त माह में संचयन का कार्य बहुत से किसानों ने कर लिया है और ये कार्य अभी चल भी रहा है। तो ये मछलियां किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित न हो, इसके लिए कुछ उपायों को अवश्य अपनाएं। जिस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद। किसान भाई जो भी हमारे इस क्षेत्र में मछली पाल रहे हैं, उनको ये जो समय चल रहा है मानसून का, ये उनके बीज संचयन का समय चल रहा है। इसके ठीक बाद जाड़े का समय शुरू हो जाता है। जाड़े के समय में उनकी जो शरीर की जो गतिविधियों की दर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो मछलियां दाना खाना पानी कम कर देती हैं। जितनी मात्रा में वो खाती हैं, जाड़े में तापमान कम होने की वजह से उसकी दर कम हो जाती है और मछलियों के जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, वो इसी समय जाड़े के समय ही अधिक लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों को इस समय अपनी मछलियों को रोगों से बचाने की ज़रूरत है। इसलिए आइए इस विषय पर हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, मछलियाँ जल में ही रहती हैं, जल में ही वो अपना भोजन करती हैं और दूसरे जो जीव भूमि पर रहते हैं उनकी तुलना में ये मछलियाँ जो रहती हैं उसी में अपने त्याज्य पदार्थ जल में ही छोड़ती हैं। तालाब में अन्य पदार्थों में हम कच्चा गोबर डालते हैं, खाद भी डालते हैं और ये जो सड़ गल के कुछ कारक ऐसे होते हैं जैसे कि पीएच हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, एल्कलिनिटी हुआ, उनको ये प्रभावित करते हैं। जो जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा है उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए मछलियां तनाव में आने लगती हैं और ये तनाव ही मछलियों में रोग लगने का प्रमुख कारण होता है। मछलियों में जब भी रोग लगने की संभावना बढ़े तब हमें किसान भाइयों को ये कहना है कि वो मछलियों को अपने जाल चलाकर प्रति माह देखते रहें और जब भी उन्हें ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मछलियां तनावग्रस्त हो रही हैं, उनके पंख सड़ने लगे हैं या उनके शल्क जो हैं वो झड़ने लगे हैं, तो उनको अपने किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। जब तक विशेषज्ञ को नहीं दिखा रहे हैं 1 से 3% का नमक का घोल बनाकर मछलियों को उसमें नहलाकर पुनः तालाब में छोड़ सकते हैं। एक साधारण सी लाल दवा जो किसी भी दवा की दुकान पर मिल जाती है, उसको 1 से 3% का घोल बनाकर मछलियों को उसमें नहलाकर तालाब में छोड़ा जा सकता है। जब ये आप हफ्ते में 2 बार 3 बार करेंगे, ये जिन मछलियों को रोग लगा है तो उनके जो रोग है वो नियंत्रण में होने लगेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम लगातार तालाब में प्रयोग करते हैं और उनको वो रोग से बचाती हैं, जैसे कि चूना है। जो कृषक चूना है वो हम यदि तालाब में 200 से 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं तो ये पीएच के मान को सही रखता है। ये चूना बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को मारता है और अन्य कारकों को भी, जो तालाब की तलहटी पर जो सड़े गले पदार्थ पत्ते जमा हो गए हैं उनकी सड़ने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे कि जो हानिकारक तत्व हैं, हानिकारक गैसें हैं वो ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं
जो कि उनके पंखों को सड़ाते हैं, जैसे एरोमोनास साल्मोनेशिरा है जो धीमे धीमे शल्क झड़ते हैं उनके, फिर बटन के आकार का उस पर लाल चकत्ता पड़ता है, फिर वो चकत्ता धीमे धीमे मछलियों के मांस में पहुंच जाता है। ये बढ़कर उनके मांस को गला देता है। गलफड़ों पे कुछ जो परजीवी रहते हैं वो चिपक जाते हैं, जैसे आर्गुलस है, लर्निया है। ये जीवाणु जब चिपक जाते हैं तो मछलियां तनाव की अवस्था में पहुंचने लगती हैं, ये उनको अंदर घाव उत्पन्न कर देते हैं, उनसे पोषक तत्वों को चूसते रहते हैं, जिसलिए मछलियों की वृद्धि नहीं हो पाती है। और जब ये घाव उत्पन्न कर देते हैं तो अन्य जीवाणु भी मछलियों के शरीर पर चिपककर उनमें अपने रोग के लक्षण दिखाते हैं, जिससे मछलियों की मृत्यु होने लगती है। ये रोग कई तरह के होते हैं, जीवाणुओं के रोग भी, जैसे कि यदि हम देखें तो गलफड़ों पर चिपकने वाले जीवाणु अलग हैं। जो ड्रॉपसी एक रोग है जिसमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे मछली के पेट में पानी भर गया हो। एक पंख सड़ाने वाला रोग होता है, जैसे लगता है कि मछली के पंख सड़ रहे हैं, उनकी जो धाराएं रहती हैं पंखों की वो अलग अलग होने लगती हैं, सल्क झड़ने लगते हैं उनके। इस प्रकार से ये कई प्रकार के रोग लगते हैं। फफूंदी के भी कई रोग हैं, जैसे कि EUS जिसको एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कहा गया है। इसमें सेप्रोलिग्निया एक फंगस है, वो भी रोग पैदा करता है। कॉटन माउथ डिजीज है, वो भी रोग पैदा करता है। तो जब भी फंगस का इस प्रकार का लगे कि जो फफूंदी का आकार लगे उनके मछलियों के ऊपर, तो हम उसको नमक के घोल में अथवा मेलाचाइट ग्रीन के घोल में, मिथाइल ब्लू के घोल में, मिथाइल ऑरेंज का 1 से 3% का अधिकतम दर तक का घोल बनाते हैं और उसमें मछलियों को नहला देते हैं, जिससे कि मछलियों की जो फंगस जनित रोग हैं, फफूंद जनित रोग हैं, वो उनके खत्म होने लगते हैं। आज की इस बेरोजगारी के दौर में कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत मांस हेतु ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन बड़े स्तर पर किया जाने लगा है और इनकी अच्छी मांग के कारण ये व्यवसाय बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। इसलिए यदि आप भी इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो कौन कौन सी आवश्यक बातों को ध्यान में रखना होगा, आइए जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर विकास जायसवाल से। कुक्कुट पालन किसान भाइयों 2 प्रकार का होता है, एक ब्रॉयलर और एक लेयर। ब्रॉयलर मतलब जो मीट के लिए जानवर पक्षी पाले जाते हैं, और लेयर जो अंडे के लिए पाले जाते हैं। तो आज हम आपको ब्रॉयलर पालन के बारे में बताएंगे, ब्रॉयलर पालन कैसे किया जाए। तो मैं किसान भाइयों आपको सलाह दूंगा, यदि आप नए किसान हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत में 1000 पक्षी से ही स्टार्ट करें, और एक पक्षी के लिए मिनिमम 1 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए इसके लिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। टेम्परेरी शेड बनाएं आप। और दूसरी बात किसान भाइयों, सबसे पहले जब आप इसका चयन करें जगह का, तो कौन सी जगह लें ये मेन है। तो जगह आप ऐसी लें जो कि थोड़ी बस्ती से दूर हो, क्योंकि थोड़ी बदबू वगैरह आएगी तो बस्ती वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। बिजली हो वहाँ पे, पानी की व्यवस्था हो, तराई वाला एरिया ना हो कि बहुत ज़्यादा जलभराव होता हो। किसान भाइयों, इसके बाद जैसे अब आपने जगह का चुनाव कर लिया, इसके बाद आप अपने शेड को तैयार करते हैं कि कैसे इसको तैयार करें। तो सबसे पहले किसान, अगर पिछले लॉट में आपने पक्षी पाले हैं और उसके बाद आप फिर से पालना चाहते हैं तो ऑल इन ऑल आउट सिस्टम को फॉलो करें। इसमें बीमारी की संभावना कम रहती है। इसमें सारे पक्षी एक साथ बाहर किए जाते हैं और सारे अंदर ले जाते हैं। अगर आप सारे पक्षी बाहर कर देंगे तो आप निश्चित तौर पे उसकी पूरी तौर से सफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ऑल इन ऑल आउट सिस्टम फॉलो करें। इसमें किसान भाइयों, जब आपका सेट खाली हो जाए तो उसको ब्लीचिंग पाउडर से अच्छी तरह से भिगो के रखें और उसके बाद फिर उसकी सफाई करें। दूसरी बात, आप फ्यूमिगेशन, जिसको धुआं कहते हैं, तो इसमें आप ये फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट इनको मिला के और इसका धुआं भी कर सकते हैं। तो इससे जो भी इन्फेक्शन, जो भी संक्रमण आपके शेड में होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद ही आप अपने पक्षी जो है नया लॉट लेके आएँ। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि उसकी गैस पूरी निकल गई हो तभी आप नया लॉट लेके आएँ। तीसरी बात, अब जब आप नया लॉट लाएँ उससे पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी किसान भाइयों। जैसे आप चावल की भूसी यूज़ करना चाहते हैं, चावल की भूसी यूज़ करें, बुरादा यूज़ करना चाहते हैं, को अवॉइड करें बुरादा। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो बुरादा भी, लकड़ी का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, छीलन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ भी नहीं मिलता, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मूँगफली होती है तो मूँगफली के छिलके भी आप उसकी जो है बेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो करीब इतनी 1.5 से 2 इंच की आप एक लेयर बना लें। और दूसरी बात, जब आप पक्षी 1 दिन का पक्षी लाते हैं तो आप जानते हैं पक्षी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब बाहर निकल के आता है तो वातावरण ठंडा होता है, तो इसको हमें गर्मी देनी होती है। इस गर्मी देने की प्रक्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। तो ब्रूडिंग की व्यवस्था कर लें। अगर लाइट है तो लाइट ब्रूडिंग करें, अगर लाइट नहीं है तो पेट्रोमैक्स वगैरह जला लें और इसकी ब्रूडिंग करें। अब ब्रूडिंग करने का क्या तरीका है, आप जब पहले पक्षी ले आए 1 दिन का, तो सबसे पहले पक्षी बहुत नाजुक होता है, तो उस पर जो आपने बेडिंग
बेडिंग मटेरियल जो भी यूज़ किया हो, चाहे भूसी यूज़ की हो, मेनली चावल की भूसी यूज़ करिए, वो सबसे अच्छा रहता है। उसके ऊपर आप पेपर बिछा दें, कुछ 2-3 दिन के लिए अखबार बिछा दें, और चारों तरफ थोड़ी दूर तक, जितनी दूर ब्रूडिंग करनी है, आप करीब 1-1 फुट का एक घेरा टाइप का बना दें, चाहे गत्ते से बना दें, चाहे लोहे का बना दें, जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उससे आप एक घेरा टाइप का बना दें, जिससे कि आपके पक्षी को समान रूप से हीट मिल सके। अब ब्रूडिंग जैसे आप कर रहे हैं, या तो डलिया लेके उसके अंदर बल्ब लगा के करेंगे, तो इसकी हाइट आपको कायदे से एडजस्ट करनी है। कभी कभी हम ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो जानवर गर्मी से मर जाते हैं, कम गर्म करते हैं तो जानवर एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी पाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके लिए आप सही हाइट रखें। सही हाइट रखने का क्या तरीका है, जब जानवर आप नीचे रखेंगे तो प्रकाश से बहुत दूर होंगे, आपका जो पक्षी होंगे वो दूर एकदम किनारे किनारे होंगे, और बहुत ऊपर होगा तो एक जगह इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर सही हाइट पर रखेंगे तो जानवर इक्वली एकदम समान रूप से बिखरे होंगे उस आपके बाड़े में, छोटे बाड़े में, एक छोटी सी जगह में। इसके बाद आप जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी का मतलब क्या है? बायोसिक्योरिटी का मतलब है जीवों से, चाहे वो बड़ा जीव हो चाहे छोटा जीव हो, इससे अपने फार्म की सुरक्षा। किसान भाइयों, मैं बता दूं, ये सबसे मुख्य बिंदु है, चाहे वो बहुत बड़ा फार्म हो, चाहे छोटा फार्म हो, चाहे किसी प्रकार का फार्म हो। आप सबसे पहले तो किसी अनाधिकृत व्यक्ति की प्रवेश मत करने दें। दूसरे फार्म पे कोई आदमी काम करता है, आपके यहाँ कोशिश करिए ना आए। अगर आए तो आप अपने जो आपने उसका घर बना रखा है, मुर्गी का जो शेड बना रखा है, उस शेड के नीचे एक फूड डिप रखिए, यानी एक सोल्यूशन रखिए पोटेशियम परमैंगनेट का या किसी भी चीज़ का, जिसमें कि जाते समय आदमी पहले पैर उसमें डुबोए और उसके बाद ही अंदर जाए। तो इस तरह से उसके पैर में जो भी गंदगी होगी वो अंदर नहीं जाएगी। अब किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप सीज़न चल रहा है बरसात का, तो बरसात में किसान भाइयों सबसे बड़ी समस्या आती है मैगट्स की। जो आपका जो बेडिंग मटेरियल है, आपके 35 से 40 दिन पक्षी रहते हैं, तो इसी पे रहते हैं, इसी पे मल त्याग करते हैं, इसी पे मूत्र त्याग करते हैं, सब कुछ इसी पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं गीला रहता है, और जब नमी वाला मौसम रहता है तो सूख नहीं पाता, और इसमें चूंकि स्मेल आती है तो मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं, और वो मक्खियाँ उसमें अंडे देती हैं, और ये मक्खियाँ फिर प्रॉब्लम आपके पक्षियों को क्रिएट करती हैं। तो इसके लिए कोर्सुलॉन या फिर विरकॉन एस या अन्य भी किसी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की आप दवा यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात किसान भाइयों, एक टीका तो आपको, जब आप डे ओल्ड चिक लाएंगे, 1 दिन का लाएंगे, तो एक टीका आपको वहाँ से लगा के मिलेगा मरक्स का। दूसरी बात, 3 टीके आपको खुद लगाने पड़ेंगे, रानीखेत डिजीज़ के, और गंबोरो डिजीज़ IBD जिसको कहते हैं, और तीसरा रानीखेत। तो ये 3 टीके पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते आप लगा दें। तो अगर, और इसका वैक्सीनेशन करने का तरीका भी है, अगर आप मुंह से खाने वाली दवा देते हैं तो उस पानी को ठंडा रखें थोड़ा सा, अगर गर्मी का सीज़न है, क्योंकि पता चला आपने जो दवा दी या जो भी वैक्सीन दी वही ख़राब हो गई। दूसरी बात, सुबह शाम दें। सुबह जो है थोड़ी देर भूखा रखें, उसके बाद दें, तो प्रत्येक पक्षी जो है पानी की चाह में वहाँ पे आएगा और उस दवा को ले लेगा। तो इन चीज़ों का, आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो निश्चित तौर पे कुक्कुट पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, कम लागत में अच्छी अर्निंग दे देता है, और इसके लिए आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। हरी मिर्च की नर्सरी तैयारी और रोपण पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे जो भी किसान भाई मिर्च की फसल लेना चाहते हैं, उनके लिए नर्सरी में बीज बुआई और रोपाई हेतु उपयुक्त समय है, परंतु आशातीत उपज के लिए प्रजातियों के चयन के साथ साथ और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं डॉक्टर महावीर सिंह से। मैं आज किसान भाइयों को मिर्च की एक लाभकारी फसल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मिर्च एक नकदी फसल है जो हमारे भोजन का मुख्य अंग है। सबसे ज़्यादा मिर्च की खेती व उत्पादन भारतवर्ष में ही होता है। खासकर किसान भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस समय लोग बाग मिर्ची की पौध तैयार कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मुख्य जो किस्में हैं, खासकर पूसा जवाला है, ये क्या है कि छोटे कद वाले होते हैं और इसमें फल लंबे होते हैं और पतले व ज़्यादातर आगे से थोड़े मुड़े हुए हो रहे हैं, और इसका प्रयोग हरी मिर्च के रूप में लेते हैं। एक मिर्च है
किस्म पंथ C1, कुछ अन्य किस्में भी हैं जैसे पंथ C2। ये पौधे लंबे और सीधे खड़े हुए होते हैं, लेकिन इसमें फल पकने के नीचे नहीं गिरते हैं। सूखी मिर्चों की पैदावार इसमें होती है 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। पूसा सदाबहार एक किस्म और है, इसके फल बिल्कुल सीधे होते हैं और लंबे होते हैं, चमकीले रंग के हैं बिल्कुल, और सूखी मिर्च की पैदावार मतलब लाल रंग की मिर्च की पैदावार 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज होती है। एक मुख्य रूप से हिंगेरियन वैक्स एक मिर्च है जो फल पकने पर पीले रंग के होते हैं, लेकिन इसकी पैदावार थोड़ी कम होती है। एक शिमला मिर्च के नाम से और जानी जाती है, जो कि सब्जी में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है और इसका भी काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है और लोग सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। अब मिर्च की फसल की बुआई साल में 3 बार करते हैं। इस मिर्च की फसल के लिए मौसम खासकर आर्द्र और गर्म होना चाहिए, लेकिन जब फल पक रहे हों तो उस समय मौसम में शुष्कता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या है कि बीमारियों का प्रकोप होने से ज़्यादा मिर्चें खराब हो जाती हैं और नुकसान होता है। ऐसे ही मिर्च की अपन सबसे पहले पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार साल में 3 बार की जाती है। पहले नर्सरी में बीज की बुआई करते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने हेतु 1.5 किलोग्राम बीज काफ़ी रहता है इसके लिए, और फिर जब पौध 1-1.5 महीने की हो जाती है उसके बाद में इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई जब इसमें 6-7 पत्तियां आ जाती हैं तो रोपने योग्य हो जाती है, और इसका सर्वोत्तम समय है शाम के समय इसकी रोपाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि धूप कम हो जाती है और यदि वर्षा आने की संभावना हो या आकाश में बादल छाए रहो या हल्की वर्षा हो रही हो तो रोपाई करना बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि पौध मुरझाने के कम चांसेज होते हैं, और तुरंत रोपाई के बाद में सिंचाई कर देते हैं। और इसमें खासकर अपन खाद और उर्वरक का भी स्पेशल ध्यान रखते हैं कि जब अंतिम जुताई करते हैं उस समय 15 से 20-25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं इसमें, और 70 किलो नत्रजन और 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिर्च में खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा देते हैं। नत्रजन की शेष आधी मात्रा रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद में छिड़क करके तुरंत सिंचाई करते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है फूलपुर वाराणसी के मुकेश रघुवंशी ने। आपने जैविक विधि से सब्जियों की खेती पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसकी जानकारी बहुत से किसानों को पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो सही इसकी खेती नहीं कर पाते। आप जानते हैं जैविक खेती करने से हम रासायनिक उर्वरकों की बचत करते हैं, और जो कीटनाशक रासायनिक आती है उसकी बचत होती है। इस तरह से हम प्रदूषित होने से खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। तो आप जानते हैं जैविक खेती के माध्यम से हम किस तरह से सब्जियों की खेती करें। अब इसके अंतर्गत प्राथमिक अगर हम देख ले स्रोत क्या है, तो जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक उर्वरक जो हम बनाए हुए हैं, इसमें राइजोबियम है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, राइजोस्पेरिलियम है, पीएसबी है, इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप मटर, चना या राजमा या कद्दू वर्गीय जो बीज होते हैं, इनको आप जैव उर्वरकों के द्वारा शोषित कर अगर लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ता है। तो देखते हैं कि पौधा स्वस्थ होता है, और इसमें जैविक उर्वरक लगा हुआ है तो अलग से रासायनिक खादों की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर किसान बंधु ये चाहते हैं कि जो सीडलिंग तैयार करते हैं, चाहे वो सीडलिंग किसी भी सब्जी का हो, अगर पात गोभी का हो, फूल गोभी का हो या आपका टमाटर का हो, तो जितने तरह का सब्जी का अगर सीडलिंग है, इसको तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 किलोग्राम जैव उर्वरकों के ले 10 से 12 लीटर पानी में उसको घोल तैयार कर ले, और इन सभी पौधों को उस पानी में डालकर डुबो दे, उनके जड़ को,
आधे घंटे तक उसको जड़ में रहने दें। इसके बाद उसको निकाल करके अगर आप उसमें लगाते हैं तो ये प्रयोग के द्वारा देखा गया है कि इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती और साथ ही साथ पौधों का बढ़वार अच्छा होता है और इसमें अच्छे फल लगते हैं। इसके अनुसार इसके बाद अगर किसान बंधु चाहते हैं कि अपने भूमि को भी जैव उर्वरकों के माध्यम से वो उसमें उसका उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 3 किलोग्राम जैव उर्वरकों को ले लें और 40 से 50 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी में मिला करके अगर किसान बंधु इस उर्वरक को पूरे भूमि में अच्छी तरह से लगाने से लेकर के और 24 घंटा के अंदर इसका छिड़काव कर दे और तब जाकर के किसी भी सब्जी को उसमें लगाते हैं तो देखा गया है कि जो रासायनिक खाद के माध्यम से हम जो उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए हम अप्लाई करते थे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे ही उनकी पूरी हो जाएगी। गर्मी के दिनों में खेतों की गहरी जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। विभिन्न सब्जी परिवार का फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि उसमें लगने वाले कीट व रोग विशेष के जीवन चक्र को समाप्त किया जा सके। रोग एवं कीट अवरोधी मुक्त सब्जियों की किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि उनके नियंत्रण के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का प्रयोग ही ना करना पड़े। सब्जी विशेष को उनके मुख्य बोई जाने वाली समय के अनुसार ही खेती करनी चाहिए ताकि कीट व्याधियों का आक्रमण कम हो सके। कीड़ों को आकर्षित करने वाली फसलें सहफसली खेती के रूप में लगाना चाहिए ताकि मुख्य फसल बर्बाद होने से बच जाए। उदाहरण के रूप में टमाटर के प्रत्येक 6 कतार के बाद 1-2 कतार गेंदे के फूल लगाना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ सरसों या चाइनीज पत्ता गोभी लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादक अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त साग सब्जियों की अधिक पैदावार प्राप्त होगी, जिनका उपयोग करके स्वयं भी निरोगी रह सकते हैं और उपभोक्ता को निरोगी रखते हुए मृदा स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं के पालन में किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता। फूल फली बनने की अवस्था पर मूंग फसल में किए जाने वाले कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।